नमस्कार। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं नरेंद्र कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जिला संगठन सीतामढ़ी सदस्य। आज बड़ी हर्ष हो रही है और खुशी है कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो आप थम्स अप करके बताएं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, स्पष्ट सुनाई दे रही है तो थम्स अप करके बताएं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप थम्स अप करके हमें बताएं। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए आप लोग, फिर मैं अपना सेशन शुरू करूंगा। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। उत्सवानंद जी नमस्कार। आपका मेरी आवाज आ रही है आप तक? उत्सवानंद जी मेरी आवाज आ रही है? विजय कुमार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप तक सर? तो एक बार आप सबों का अभिनंदन। मैं नरेंद्र कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जिला सीतामढ़ी, जिला संगठन सदस्य, आज पहली बार आप सबों के बीच में लाइव आया हूं। जन सुराज के कुछ संकल्पों को लेकर, प्रशांत किशोर जी के कुछ प्रतिज्ञा को लेकर, बिहार बदलाव जन जागरण नवजागरण के इस अभियान में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पार्टी ने जो मुझे ये पद दिया है, मुझे जो जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं। बशर्ते मैं उससे पहले एक युवा हूं और इससे पहले मेरा कोई किसी भी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं रहा। मैंने भी वो दंश देखा है, वो दंश झेला है अन्य राज्यों में, जो हमारे क्षेत्र के, हमारे आस पड़ोस के, जो हमारे सगे संबंधियों में, जो हमारे पड़ोस में रहने वाले हर एक बिहारी, हर एक नौजवान बाहर में जा करके, अन्य प्रदेशों में घूम घूम करके जो मजदूरी कर रहे हैं, जो पलायन के शिकार हो रहे हैं, उनके साथ क्या जायती होता है। और आज जिस तरह से बिहार को एक आपत्तिजनक टिप्पणी बना के रख दिया गया है,
बिहार बिहार और बिहारी होना आज एक गाली जो बन गया है, उस गाली को गरिमा में बदलने के इस महाअभियान में हम जन सुराज के साथ जुड़े। मैं इनके विचारधारा से प्रभावित रहा, जबकि मेरा सरोकार सभी लोगों से है। सभी हमारे मित्र अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। मैं भी किसी क्षेत्र से जुड़ा रहा, लेकिन आए दिन मुझे लगा कि अगर मेरे सामर्थ्य, मेरी समझ और मेरी बौद्धिकता से अगर तनिक भी अगर ये संभव हो कि मैं इस पवित्र महाअभियान में अपना कंधा लगा सकूं, अपना योगदान दे सकूं, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। इसलिए मैं यहाँ आया। और मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी जीवन से आज तक जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, एक ज्ञान पिपासु होने के नाते, मैं कोई राजनीतिक नहीं था पहले, जो मैंने समझा है वो सारा आकलन करने के बाद मैंने काफी दिनों तक जनसुराज को देखा। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में मैंने जाना, समझा, समझने का प्रयास किया। आपस में बहुत सारे विद्वान जनों से मैंने भी चर्चा की, उनसे उनका राय लिया। फिर मुझे ये समझ में आया कि आज के दौर में, आज के इस दुर्भाग्य के दौर से बिहार को उबारने के लिए एकमात्र ईमानदार प्रयास जो है उसका नाम है जनसुराज। जहां महात्मा गांधी के विचारधारा से ही प्रभावित होकर के ये जनसुराज का सूत्रपात हुआ। महात्मा गांधी और अंबेडकर को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि गोडसे का जो ये दौर चल रहा है, गोडसे के इस दौर में महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित समाज की परिकल्पना को पुनर्जीवित करने का अभियान है जनसुराज। जहां हम लोग आए हैं, एक सबसे बड़ी चिंताजनक की बात यह है कि 1985 के बाद, आप इस ईस्वी को याद रखेंगे, 1985 ईस्वी के बाद आज पहली बार ऐसी कोई पार्टी या ऐसा कोई दल खुल करके सामने आया है जिसने ये ऐलान किया कि हम 243 कंप्लीट सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा 1985 के बाद पहली बार हो रहा है। इससे पहले जो भी, चाहे वो आरजेडी के रहे हों, चाहे वो जदयू के रहे हों, चाहे वो बीजेपी के रहे हों, सब लोग एक दूसरे के पाले में गेंद बदलते रहे, एक दूसरे को मौका देते रहे। यहाँ पे सेवा का नहीं, हुकूमत करने का इन लोगों ने हुकूमत किया है। तो 1985 ईस्वी के बाद आज पहली बार जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसने ये फैसला किया कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक मकसद यहां साफ है। दो बातें यहां बताना चाहता हूं कि जनसुराज का केवल इतना लक्ष्य नहीं है कि 5, 10, 15, 20 एमएलए जीत करके या एमपी के चुनाव में आकर के कुछ हम सांसदों को जिता करके हम सत्ता में आए हैं। ये लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। ये कंप्लीट रूप से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, बिहार बदलने की लड़ाई है। दूसरी बात, आज के समय में जनसुराज एक ऐसा दल है, क्योंकि राजनीति से कोई भी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो चाहे वार्ड पार्षद लेवल पर हो या सांसद लेवल पर, जहां भी ऊपर से लेकर के टॉप टू बॉटम जहां भी आप देखिएगा, जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं या नए जुड़ रहे हैं, उनकी एक मंशा जरूर होती है कि हम आज न कल चुनाव लड़ें या राजनीति में हम आवे। लेकिन जनसुराज एक ऐसा दल है जहां मैंने ऐसा भी देखा है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है कि हम आकर के चुनाव लड़ेंगे या हमको चुनाव ही लड़ना है। ऐसे बहुत सारे युवा आपको मिल जाएंगे जो इस बिहार के बदलने की इस परिकल्पना में जनसुराज में अपने अपने हिस्से का कंधा लगा रहे हैं। तो ये लड़ाई बदलाव की है, ये लड़ाई हमारे पूर्वजों के खोई हुई गरिमा की है, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये हमारे पूर्वजों की माटी, जो बिहार की माटी है,
हम लोगों ने कई बार ऐसा पढ़ा है, कई बार ऐसा सुना है कि आज से दशकों पहले हमारे और आपके पूर्वजों ने मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी बिहार में, जहां नालंदा और विक्रमशिला में विश्व से लोग यहां पढ़ने आते थे। विश्व के लोग यहां पढ़ने आते थे, यहां से ज्ञान अर्जन करने आए। बहुत सारे लोग हैं, यहां तक कि भगवान राम को भी, ईश्वर को भी आकर के, जिनको हम लोग पूछते हैं, भगवान राम को भी यहां आकर के शिक्षा प्राप्त करना पड़ा। कोई कपिल वस्तु से चलते हैं सिद्धार्थ, और आकर के यहां बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन आज हम और आप अपने आप को तथाकथित पढ़े लिखे कहने वाले वर्ग ने मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बना जहां ईमानदारी पूर्वक अपने बच्चों को 5वीं कक्षा पढ़ने लायक भी व्यवस्था हम लोगों ने नहीं छोड़ा। ईमानदारी पूर्वक अगर देखा जाए तो 5वीं क्लास से ऊपर भी पढ़ने का कोई व्यवस्था अपने यहां है नहीं। गरीब का बच्चा कहां जाएगा? उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कहां कैसे पढ़ेगा? जबकि शिक्षा जो है वो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। तो ये एक राजनीतिक बंदोबस्त मजदूरी जो हम लोग करते रहे या लोग कर रहे हैं, आज उससे उबरने की जरूरत है। ये लोकतंत्र का मूल है, लोकतंत्र का प्राण है कि 5 साल में के लिए ही आपका वोट और किसी के प्रति आपका भरोसा होना चाहिए। पंकज जी नमस्कार, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। 5 साल के लिए ही वोट और भरोसा, ये लोकतंत्र का प्राण है, उसको जरूर जीवित रखें। ये लालू यादव के डर से बीजेपी को वोट करना, बीजेपी के डर से लालू यादव को वोट करना, इससे ऊपर उठिए। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके अच्छे शिक्षा के लिए, उसके अच्छे रोजगार के लिए आप वोट करिए। वोट चाहे जिसको भी देना है आप दीजिए। मैं अपने पार्टी से हूं, जनसुराज पार्टी से हूं, इसलिए मैं वकालत करना मेरा धर्म भी है, लेकिन मैं थोड़ा न्यूट्रल आपको बात कर रहा हूं कि वोट आपको जिसको करना है आप उसी को वोट करें, लेकिन अपनी समस्याओं के लिए वोट करें। वोट इसके लिए नहीं करें कि कोई किसी वर्ग से आ रहे हैं, किसी समुदाय से आ रहे हैं, कोई अपने हैं, कोई पराए हैं, वो चलता रहेगा। इतना दिन तक इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों ने वोट करके देखा है, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और अगर ऐसा किया तो हम लोग जो बड़े बड़े घोटालों का नाम लेते हैं कि कभी कोई स्कैम हुआ है, कभी कोई घोटाला हो गया, कभी कुछ हो गया है, भाई साहब आने वाले समय में, भविष्य में एक बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा आपके और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो बहुत ही घोटाला, वो अनपढ़ रह जाएंगे, वो ऐसे ही पलायन के शिकार होते रहेंगे। आपको मालूम है, आपने भी न्यूज देखा होगा, उन सारे परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। मैं जनसुराज पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि कल भी नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं। 18 लोगों की मौत हो गई, उस 18 में 9 लोग बिहार के हैं। देश के किसी भी प्रदेश में कहीं भी कोई हड़कंप मचे, कोई भगदड़ मचे, कहीं भी कोई हताहत हो, उसमें बिहारी जरूर होता है। ऐसा क्यों? क्या घूम घूम करके अपने पीठ पर बोरी बांध करके अन्य प्रदेशों में भटकना रोजी रोटी के तलाश में, क्या यह हमारी नियति है? यह हमारी नियति नहीं है। ये यहां के अपंग व्यवस्था ने, यहां के हुकूमत ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्रिएट कर दी है, जिसके कारण आज यहां के युवा मजबूर हैं। आज यहां के युवा मजबूर हैं और स्थिति ऐसी बना दी कि आप देखेंगे कि सामान्य परिवार के लोगों के बच्चे या सामान्य परिवार के युवाओं के लिए बिहार ही नहीं, देश में
जो राजनीतिक भागीदारी है वो कम होते जा रही है। जी हां, बिहार में ही नहीं पूरे देश में सामान्य परिवार के युवाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी समाप्त होते जा रही है। मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको। 1952 की लोकसभा में 1952 की लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के एमपी 1952 के लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के एमपी का प्रतिशत था 26%। कितना? 26%। जो 40 साल से कम आयु के लोग थे एमपी। आज की लोकसभा में 40 साल से कम आयु के जो एमपी हैं उनका प्रतिशत बच गया है 7.6। 7.6 युवाओं की भागीदारी को पहले ऐसे समझ लीजिए। पहले 1952 के लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के जो एमपी थे उनका प्रतिशत था 26%। आज की लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के जो एमपी हैं उनका प्रतिशत है 7.6। और मजेदार बात यह भी नहीं याद, इससे अगला कि इस 7.6% 40 वर्ष से कम उम्र के सांसदों में 67%, जी हां 67% जो युवा हैं वो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। उनके बाबूजी, उनके ताऊजी, उनके दादाजी, उनके मामा जी, उनके कोई रिश्तेदार, कोई गोतिया उनका पहले से एमपी, विधायक, मंत्री रहा है। भाई साहब, सामान्य परिवार के लड़के कब निकलेंगे बाहर? क्या सामान्य परिवार के जो लड़के हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए? जो 70 के बाद जो 80-90 पे आते हैं और जब वो छोड़ के जाते हैं तो अपने पीछे किसी बेटा को खड़ा कर देते हैं, किसी बेटी को खड़ा कर देते हैं, किसी भांजे को खड़ा कर देते हैं, किसी नाते रिश्तेदार को विरासत में देके चले जाते हैं। ये समय पैराशूटर का नहीं है, वो समय अब जा रहा है। जनता जाग रही है, हम जाग रहे हैं, युवा जाग रहा है बिहार का। ये पैराशूटर का नहीं है, ये ग्रास रूटर का है। जो ग्रास रूट से उठेंगे जनता उसी को अपना नेता मानेगी। अपने को प्रधान सेवक कहने वाले, याद होगा आप लोगों को वो शब्द सुने हुए, एक लगता है कि जमाना हो गया, दोबारा कान में आया नहीं। प्रधान सेवक याद है ना? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं इस देश का, मैं प्रधान सेवक हूं। ये प्रधान सेवक फिर दोबारा दोहराते, सुनते हम लोग अच्छा लगता कि चलो कम से कम जो भी है। कई बार जब आप लोगों के बीच होता हूं, आप लोग कई तरह से प्रश्न भी करते हैं कि बिहार बदलेगा क्या? ये अभी नहीं चलेंगे। अभी प्रशांत किशोर जी का जो कंसेप्ट है, जन स्वराज का कंसेप्ट है, ये नहीं चलेगा। अभी इनको टाइम लगेगा, अभी इनको समय लगेगा, यहां नहीं चलने वाले हैं। ये दिल्ली नहीं है भैया। अगर हमारी और आपकी नासमझी में, या यूं कहें कि हम भाजपा के डर से आरजेडी को वोट करते रहे, आरजेडी के डर से भाजपा को वोट करते रहे, रह गई बात चाचा की, तो उनका कुछ पता नहीं है। उनका ना अपना कोई संगठन है, ना कोई नेता है जमीन पर। भाजपा के संगठन पर, भाजपा के नेताओं के बल पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बल पर वो अब तक चुनाव जीतते रहे। चुनाव जीतने के बाद कितना दिन वो बीजेपी के साथ रहेंगे, वो आप लोगों ने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। तो उनका कोई नहीं, वो पलटी मारते रहते हैं। खैर, पलटी मारने में उनको क्यों कहें, हम तो आरजेडी की उसी कैटेगरी में, वो पलट पलट के सबको पलटू बना देते। तो भाजपा के डर से आरजेडी और आरजेडी के डर से भाजपा को लोग जो वोट करते रहे,
ये चलेंगे। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई स्वतंत्र सर्वे करा लिया जाए बिहार में, तो जन स्वराज को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन ये चीज जरूर जाहिर हो जाएगा कि लोग ना एनडीए को पसंद कर रहे हैं और ना आरजेडी को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि दोनों जगह से हम लोग या जनता यहां की ठगी हुई महसूस करती है, दोनों जगह से। ये बिहार की जो बदहाली है, बिहार की, रंजीत सराफ जी नमस्कार, ये बिहार है भाई, यहां सब संभव है। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन भाई मेरे, बिहार की जो ये बदहाली है, बिहार का जो ये दुर्भाग्य का दौर चल रहा है, अगर स्थिति यहां बुरी है, स्थिति यहां खराब है, तो यहां के स्थिति को बदलने के लिए, यहां की स्थिति को सुधारने के लिए कोई फ्रांस से फ्रांसीसी नहीं आ रहा है, कोई इटली का आदमी आकर के यहां नहीं सुधारेगा। किसी न किसी इसी माटी, यहीं के माटी के लाल को खड़ा होना पड़ेगा। वो आज सुधारिए, आज प्रयास करिए, 5 साल बाद प्रयास करिए, 10 साल बाद प्रयास करिए, जब भी प्रयास कीजिए, प्रयास करना पड़ेगा। और बिहार के बदहाली के लिए यहां का कोई ना कोई बिहार का बेटा ही प्रयास करेगा। तो क्यों ना इस प्रयास में जो जन स्वराज का एक अपना कदम है, साहसिक कदम मैं मानता हूं, उनको हमारा समर्थन होना चाहिए। जिस पवित्रता, जिस निष्ठा से बिहार को सुधारने में अपनी ताकत, सामर्थ्य, बुद्धि लगा रहे हैं, हम लोगों को साथ आना चाहिए। दूसरी बात, कई बार आप सब लोग पूछते हैं कि भैया केजरीवाल भी बड़ा अच्छा बात करके आए थे, अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत बढ़िया बात किया था, लेकिन उनका देखिए कैसे क्या हो गया। मैं मानता हूं आपके बात को के साथ, आपकी चिंता जायज है, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। लेकिन मेरे भाई, आप इस बात को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। अरविंद केजरीवाल का उदय कहां से है? अरविंद केजरीवाल जी का उदय अन्ना आंदोलन से है। उन दिनों मैं वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के क्षेत्रों में मैं घूम रहा था। अरविंद केजरीवाल जी का जो उदय है वो अन्ना आंदोलन से है। उन्होंने अन्ना जी के कंधों पर बैठ करके अपना राजनीति चमका लिया। आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन की जो लड़ाई थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। अन्ना आंदोलन जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और लोकपाल बिल के पक्ष में था, लोकपाल बिल लाने के पक्ष में। हुआ क्या? वो रिजल्ट आपके सामने है। अब रही हमारी बात, तो हमारा किसी भी प्रकार के आंदोलनों और क्रांति में कोई भरोसा नहीं है जी। जन स्वराज का किसी भी प्रकार के आंदोलन में या किसी भी प्रकार के क्रांति में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार के आंदोलन या किसी भी प्रकार के क्रांति से कुछ बड़ा, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा या समझा होगा, 1789 में एक फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये अपवाद है, विश्व के इतिहास में ये एक सिंगल अपवाद है कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिस समय लुईस 16 का शासन था। लुईस 16 के शासन के समय सामाजिक असमानता हुई, आर्थिक संकट आया, राजनीतिक निरंकुशता थी। उसकी एक लंबी कहानी है, कभी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, आप तो सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद वो 99 तक चली, 1799 तक चली। वही एकमात्र आंदोलन जिसमें
उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आए, व्यवस्था वहां परिवर्तन हुआ। उसके बाद अभी तक कोई आंदोलन से कुछ बदला नहीं है। दूसरा, आप 1970 में जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन की चर्चा आप सुनते हैं। तो जेपी आंदोलन से या अन्य प्रकार के आंदोलनों से, एक फ्रांस की क्रांति को छोड़कर किसी भी प्रकार के आंदोलन या किसी भी प्रकार की क्रांति से आप सत्ता को गिरा सकते हैं, सत्ता को बदल सकते हैं, सत्तासीन ताकतों को आप चुनौती दे सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है किसी भी प्रकार के आंदोलन और किसी भी प्रकार की क्रांति से। तो वही जेपी आंदोलन में देखिए 1970 में जो इंदिरा गांधी के खिलाफ हुई थी, उस समय भी आर्थिक संकट आया। सामाजिक असमानता और आर्थिक संकट और राजनीतिक निरंकुशता के खिलाफ जेपी आंदोलन भी चला था। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी भी, लेकिन आज देख लीजिए कि उसी जेपी आंदोलन के तथाकथित चेले, अपने आप को जो लालू जी कहते हैं या फिर नीतीश कुमार जी कहते हैं, आज उन्होंने ही इस बिहार में सारी अराजकता फैलाई हुई है। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। हमारी लड़ाई यहां की खोई हुई गौरव के लिए है कि वो वापस कैसे मिले। हम हमेशा समतामूलक समाज की बात करते हैं। समतामूलक समाज क्या है? जहां सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लोगों जो समाज में हैं, उन सब लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साझेदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार जनसुराज ये कहती है, समतामूलक समाज, समतामूलक समाज। आप कभी जातीय जनगणना करवाते हैं कि इसकी इतना प्रतिशत है, इसकी इतना प्रतिशत है, फिर कल होकर के जो कल तक आपके साथ थे वो जब हटते हैं तो बोलते हैं ये फर्जी है, जो भी है। खैर, तो केवल जातीय जनगणना करवा लेने से कि किस जाति की, किस समाज की, किस समुदाय की कितनी, उससे समाज में कुछ बदलने वाला नहीं है। ये आप एक धार्मिक और एक जातीय उन्माद को पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच, और कुछ नहीं। अगर वाकई में, अगर ईमानदारी से बांटने वाले के नियत में अगर खोट नहीं है, तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। समतामूलक समाज, समतामूलक समाज। जो भूमिहीन है उसको जमीन मिलनी चाहिए। समतामूलक समाज। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। समतामूलक समाज। ये सबके लिए, ये सबके लिए। जितना मेरा हक है उतना आपका है, उतना उनका है, उतना उनका है, सबका। उसको कहते हैं समतामूलक समाज। भूमिहीन को जमीन नहीं, ये कहते हैं, ये समाजवाद की बात करते हैं, ये समाजवाद की बात करते हैं। अरे भैया, सब दिन आपने लड़ा है युवाओं के नाम पे, सब दिन आपने लड़ा है दलितों के नाम पे, सब दिन आपने लड़ा है किसानों के नाम पे, सब दिन आपने लड़ा है जात पात के नाम पे। तो आपने जिसके नाम पे लड़ा, आजादी के इतने दशक बाद भी आज तक उनकी स्थिति जस की तस रह गई। आज भी उनकी स्थिति जस की तस रह गई। लेकिन जनसुराज का यह लक्ष्य है कि हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दें, इतना सुंदर शिक्षा व्यवस्था बना दें कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे
बिहार के व्यवस्था पर बोझ ना बने, वो बिहार की संपत्ति बने, वो मजबूर ना हो कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने पीठ पर बोरा बांधकर मवेशियों से भी बदतर स्थिति में ट्रेन से यहां से ठूस ठूस कर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, तिरस्कार सह रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, मजबूरी में। अगर वो व्यवस्था यहां मिल जाए, क्यों नहीं कमाएंगे वो? कहीं जापान से हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर, उधार लेकर कहीं आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। 13 करोड़ आबादी है हमारे बिहार का, और उस कर्ज को सधाने में कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी है। ठीक है, कहीं भी बुलेट ट्रेन चले, देश में चल रहा है, देश विकास कर रहा है, हमको खुशी है, कोई बात नहीं। लेकिन भैया, हम जा रहे हैं, हमारे भाई जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था तो कर दो यार। पैसेंजर भी तो चला, नहीं चलाएंगे। कहीं करोड़ों करोड़, लगभग 40-50 करोड़, करोड़ नहीं, 1000 करोड़ का सेटलमेंट हो रहा है 1% से नीचे में भी। गुजरात में एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके भाई हैं, आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पढ़ने का मौका भी मिला होगा। एक बड़े उद्योगपति, उनके छोटे भाई का कर्ज लगभग 50,000 करोड़, उसकी सेटलमेंट होती है 1% से नीचे में। कर्ज ले रखा है 52-53 बैंकों से, 52 से 53 बैंकों से कर्ज ले रखा है। क्या मजाल जो आपका एक इंस्टॉलमेंट, एक किस्त आपका अगर बाउंस कर जाए तो दूसरे दिन दूसरे किसी बैंक वाले के पास आप जाते हैं तो वो कहता है भैया आपका सिविल स्कोर खराब है, आपको नहीं मिलेगा, आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है। उनका कैसे सिविल था? 53 बैंक, मतलब 53 में कहीं उनका सिविल गड़बड़ाएगा नहीं यार। प्रश्न है, जागिए, समझिए, सोचिए इस बात को। क्या आपका सेटलमेंट होता है 1% से नीचे में? आपको तो मिलता ही नहीं। जितनी पूंजी मिलनी चाहिए स्वरोजगार के लिए, उतना भी नहीं। 40 MP वाला राज्य है बिहार जी, 40 MP वाला राज्य बिहार। आज स्थिति यह है कि बिहार के सांसदों के सहयोग से दिल्ली में सरकार चल रही है। बिहार के सांसदों के सहयोग से ही दिल्ली में सरकार चल रही है। यहां दो एयरपोर्ट दिए हैं, बड़ी एहसान हुई है, बड़ी एहसानमंद है हम बिहारी। पटना एयरपोर्ट पे कभी गए होंगे या जाकर के देखिएगा, अंदर में हमको लगता है ठीक ठाक जो बस अड्डा होता होगा ना, बस स्टैंड, वो ऐसा रहता होगा। हम घूम करके आए इसलिए बोल रहे हैं। गए थे बेंगलुरु, कई जगह हम देखे भी हैं वहां का। यहां तो आंध्रा जो हमसे 1/3 कम जनसंख्या वाला राज्य है, वहां पहले से 7-8 है आ रहे हैं, और हमको मखाना बोर्ड दिया जा रहा है कागजों पे। ऐसी दोहरी नीति क्यों? वही मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री, वही मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री। प्रश्न करिए, जानिए। कभी नेता आपको कहते हैं भैया अगल बगल में समुद्र नहीं है तो रोजगार नहीं होगा। अरे भाई, बिहार के इतिहास को पढ़ो थोड़ा सा। कभी अखंड भारत में यहां से हुकूमत चलता था,
क्या उस समय रोजगार व्यापार नहीं थे? क्या बात, आधारहीन बात, आधारहीन बात। इनसे जात पर, इनसे भाग पर जितना बात करवा लीजिए, उससे ऊपर उठकर इनकी राजनीतिक औकात नहीं है जो ये बात करेंगे आपसे। बिहार में स्थिति ये, खैर गलती इनकी भी नहीं है, गलती हमारी है। हम लोगों ने ही चुना है, कभी इसके डर से उसको, उसके डर से उसको, उसके डर से उसको, क्या कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा ठहरिए, देखिए जनसुराज बोल क्या रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। नहीं दीजिए बहुत ज्यादा हम निवेदन नहीं करेंगे। जनसुराज कर क्या रहा है उस पर जरूर नजर रखिए, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए कि कर क्या रहा है। और एक बात पूरी ईमानदारी और शुद्धता से आपको बता रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन किए बगैर जनसुराज मानेगा नहीं। जब भी हो समयानुसार हमारी धार और तेज होती जाएगी, हम मानेंगे नहीं। आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन, याद है ना? कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था। अरे भाई, अनपढ़ नेता कांग्रेस का बिहारियों के डीएनए के बारे में नहीं जानते हो? बिहारियों के डीएनए के बारे में पढ़ो। यहां के व्यवस्थाओं ने हम लोगों को अपंग बना दिया है। यहां के तथाकथित नेता, तथाकथित दल ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इस बिहार को छोड़ दिया है। नहीं तो हमारी डीएनए को पढ़ो, इतिहास भरा पड़ा है यहां। इतिहास भरा पड़ा है, आर्यभट्ट से लेकर चाणक्य तक, नंदवंश को चैलेंज करने वाले, सिकंदर जैसे महान आतताई को अपने नीति, अपने पराक्रम और अपने बुद्धि से परास्त करने वाले नेता का समय। वो है हमारी कुछ बातें और। जनसुराज इस लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी स्वतंत्र रूप से। बात हमारी वही है, क्या तो अर्श पर या फर्श पर, बीच में कोई गुंजाइश नहीं, बीच में कोई गुंजाइश नहीं। लड़ेंगे अकेला है। और एक बात और जान लीजिए, ये 2025 ही नहीं, आगे भी कुछ ऐसा ही रहेगा। आप लोगों को लगता होगा ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। आप समझिएगा भी, जिस दिन समझिएगा उस दिन आप हमारे साथ आइएगा जरूर। और इस जनजागरण के अभियान में, व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में जरूर जुड़िए, क्योंकि पूस की रात में जो यहां लाठी तंत्र के शिकार हुए जो बच्चे थे, उसमें कोई जात नहीं पूछा गया था कि कोई पंडित जी का लड़का है, कि कोई पासवान जी का लड़का है, कोई यादव जी का लड़का है। लाठी सबको पड़ी थी भाई। इस गणतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया। जनतंत्र तो है ही नहीं बिहार में, लाठी तंत्र हो गया। 5 पक्ष है
5 मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं की बात। पहला मुद्दा हम लोगों का है पलायन का। जो बिहार के युवा देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम घूम कर जो मजदूरी में बाहर के प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, उनको 10 से 15 हजार रुपये के रोजी रोजगार की व्यवस्था यही बिहार में की जाएगी, यही बिहार में किया जाएगा। उनको मजबूरी में, बिहार का कोई भी युवा मजबूरी में बिहार छोड़ करके बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। ये हमारा पहला मुद्दा है। और पलायन का मुद्दा सिर्फ रोजी रोजगार से नहीं, पलायन में हमारा प्रयास है कि हम पूंजी का और प्रतिभा का, पूंजी और प्रतिभा दोनों के पलायन पर हम लगाम लगाएंगे। जो भी हमारे प्रतिभाशाली लोग हैं वो इस व्यवस्था के हिस्सा बन रहे हैं, आगे बनेंगे भी। उनको एक ऐसी व्यवस्था दी जाएगी कि वो आकर के यहीं पे कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं जो अपने साथ साथ 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकें। प्रतिभा का पलायन, पूंजी का पलायन जब तक नहीं रुकेगा, बिहार डेवलप नहीं करेगा। पहला हम लोगों का मुद्दा है पलायन का, जिसमें मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बिहार से अन्य प्रदेशों में बोरा पीठ पर लाद करके भटकने की जरूरत नहीं है। पहला है पलायन का, युवाओं का पलायन बंद होगा। दूसरा, हमारे आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, बिहार सरकार जो भीख के तौर पर 400 रुपया देती है, मात्र 400 रुपया वृद्धा पेंशन के नाम पर, उस 400 को हम 2000 करेंगे। उस 400 में क्या आता है, क्या होगा? दवा भी आ पाएगा? दवा भी नहीं आ पाएगा। आप क्या कर रहे हैं महाराज? आप ठग रहे हैं, आप ठग रहे हैं युवाओं के, बुजुर्गों को आप ठग रहे हैं। ये हम लोग बुजुर्गों के लिए 2000 का वृद्धा पेंशन हम लोग करेंगे जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं। महिलाओं के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो स्वरोजगार कर सके, स्वावलंबी हो सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके। युवाओं जो मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं उनको 10 से 15 हजार की व्यवस्था, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन पर 2000, महिलाओं को सस्ता ब्याज दर पर ऋण, सालाना 4%, सालाना 4% ब्याज पर हम लोग पूंजी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जो हमारा मुद्दा है चौथा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की जो बात करते हैं, वो विश्व स्तरीय शिक्षा जनसुराज की सरकार आती है, ओवर द नाइट तो बनेगा नहीं, संभव है नहीं। ये जो 30, 32, 40 सालों का जो बिगड़ा हुआ जो ढांचा है, क्या ओवर द नाइट सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता है। तो क्या होगा? जब तक ये व्यवस्था यहां नहीं सुधरती है, तब तक आप अपने बच्चे को जिस भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उसका खर्चा जनसुराज देगा। जी, जब तक यहां का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरता है, तब तक का खर्च आप चाहे जिस भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो,
उसका खर्च जनसुराज की सरकार देगी, जनसुराज पार्टी की सरकार देगी। जैसे ही और ढांचा सुधारते हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा की जो बात करते हैं हम लोग देंगे, जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात होगी, जिसमें रोजगार देने वाली शिक्षा की बात होगी, वो होगा। पांचवा और अंतिम बात, आज आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, आप जहां भी जाते हो, कभी कोई ऐसा नहीं मिलता होगा, या शायद ऐसा कहीं अपवाद के तौर पे कुछ लोग मिलते भी होंगे, कि एक जो किसान ये चाहता हो कि मेरा बेटा किसान बने। आखिर क्यों? आप हरियाणा में, आप पंजाब में, इन क्षेत्रों में जाकर के देखिए, बड़े शौक से लोग खेती करते हैं। क्यों करते हैं भैया? वहां इसलिए करते हैं कि वहां संसाधन है, वहां पानी का, बिजली का सारा व्यवस्था है। हमारे यहां नहीं है। आज भी बिहार में लोग मौसम पर निर्भर हैं कि भाई बारिश होगी तो हम खेत में रोपनी करेंगे, बारिश होगी तो हम ये करेंगे। कब तक, कब तक चलेगा ऐसा? तो जन सुराज की सरकार अगर आती है तो किसानों की नकदी फसल करने वाले किसानों को उसमें सहयोग किया जाएगा, उनको पूरा संसाधन मुहैया कराया जाएगा। हम उस पर भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्री जारी करेंगे, पार्टी करेगी धीरे धीरे। बाकी आप सब लोग हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। जितने भी हमारे साथी हैं उन सबों के साथ मेरा स्नेह, बड़ों के साथ अभिनंदन और छोटों को बहुत प्यार। बचाइए बिहार को, इस लाठी तंत्र से बाहर निकालिए। 87 अलग अलग ग्रुपों पर, अलग अलग समूहों पर जितने लोग, मतलब इस गणतंत्र, इस लोकतंत्र की जननी बिहार में अपने हक की लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखना अपराध की श्रेणी में अभी है। छात्र गया लाठी खा के आया, शिक्षक गए लाठी खा करके आए, रसोईया गए लाठी खा करके आए, आंगनबाड़ी सेविकाएं गई लाठी खा करके आई, यहां तक कि भाजपा के नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा था इन्होंने, जब ये आरजेडी के साथ थे। चाचा पलटू चाचा जब आरजेडी के साथ थे तो भाजपा नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तो भैया इस लोकतंत्र की जननी को लाठी तंत्र न बनने दें। यह जनतंत्र है, जनतंत्र को जनतंत्र ही रहने दें, जनता का शासन ही रहने दें, इसको लाठी तंत्र न बनाए। इन्हीं सारे विचारों के साथ आज पहली बार मैं आप सबों के सामने लाइव आया हूं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस भी है आप लोगों के साथ। तो समय समय पे हम आपसे यूं ही रूबरू होते रहेंगे, पार्टी की विचारधारा को लेकर, पार्टी के विजन को लेकर, पार्टी के मिशन को लेकर। इसलिए इस बदहाल बिहार को, देश के सबसे पिछड़े स्टेट बिहार को देश के सबसे अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने के इस महामुहिम में आप साथ जरूर दें। यह हमारे सम्मान की लड़ाई है, यह हमारे पुरखों के गरिमा की लड़ाई है भाई। हम बाद में देख लेंगे, पहले बिहार बचाइए। नहीं तो अभी तक जो स्कैम और जो घोटाले की बात हम लोग कर रहे थे वो सब बहुत छोटा हो जाएगा जब अगला पीढ़ी अनपढ़ रह जाएगा, जब अगला पीढ़ी बेरोजगार हो जाएगा, जब अगला पीढ़ी जिसको बिहार की संपत्ति होनी चाहिए वो बिहार की व्यवस्था पर बोझ हो जाएगा,
ये बहुत बड़ा घोटाला होगा। एक सामान्य कमाने वाला लोग, हर एक, चाहे वो एक रिक्शा वाले हों या जो भी हों, इस देश में जो भी जहां भी है, सब लोग इस व्यवस्था को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं ये कॉलर खड़ा करके ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं ही इनकम टैक्स देता हूं या आप ही अपने आप को समझते हैं, तो ये कहीं भ्रम है। एक रिक्शा चलाने वाला भाई भी अगर 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है, आप देखेंगे उस पर भी वो टैक्स दे रहा है। वो टैक्स इस व्यवस्था को चलाने के लिए। हमारी लड़ाई, हम ये नहीं कहते कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई जदयू से है, हमारी लड़ाई आरजेडी से है या एबीसीडी। हमारी लड़ाई ना किसी दल से है, ना किसी नेता से है, ना किसी, हमारी लड़ाई केवल बिहार के हक के लिए। हम 13 करोड़ आबादी वाले लोग हैं। हम 40-40 एमपी देते हैं आपको। दिल्ली ने सब दिन से हमारे साथ हकमारी किया है। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। वो दिल्ली में चाहे कांग्रेस बैठे या दिल्ली में भाजपा बैठे, दोनों ने मिलकर के ठगा है इस बिहार को। इस बिहार को केवल लालू नीतीश ने नहीं ठगा है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इस बिहार को लालू और नीतीश कुमार के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा ने भी ठगा है और ठग रहा है। कोई लालू जी के कंधे का इस्तेमाल करके बिहार को ठगा, आज वही काम भाजपा कर रही है। इसलिए आप इन सारी चीजों से अलग उठिए, जातीय और धार्मिक उन्माद से ऊपर आइए। पहले बिहार को बचाइए, पहले बिहार के भविष्य को संवारिए। बिहार में रोजगार कैसे बढ़े, बिहार में पलायन कैसे बंद हो, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छी हो, नाली गली सड़क बाद में बनेगा, कोई बात नहीं, जी लेंगे, वो देर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आज न कल बन जाएगा। लेकिन अगर आज बच्चा अनपढ़ रह गया ना, वो बहुत गलत हो जाएगा। जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको दीजिए। और जो भी आप जिस भी दल के विचारधारा से अपना संबंधी रख रहे हो, जिस भी दल को मानने वाले लोग हों, आप जहां हैं आप रहिए, लेकिन थोड़ा स्वार्थी बनिए, सोचकर समझकर। और अब की बार अपने बच्चों के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए वोट करिए। और सोचने में, समझने में, बूझने में अगर कहीं ना कहीं अगर फिट बैठते हैं हम लोग या जनसुराज, आप जरूर हमारे साथ आएं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आप सबों से विदा लेता हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन।